हमारा लास्ट क्लास में हमने ये स्टार्ट किया था, अपना टेंस हो गए थे, पैरा किया था। पैरा के बाद आज हमारा जो रहेगा, हम एक बार पैरा दोबारा से पढ़ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पैरा हमने पढ़ा था, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, ग्रुप ऑफ वर्ड, जो कि पैरा क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेंटेंस होता है। मतलब एक 4-5 लाइनों का एक पैरा क्या होता है, एक प्रॉपर 4-5 सेंटेंस जब एक साथ लिख दिए जाए तो उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं पैरा। तो पैरा का एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। पैरा क्या होता है? पैरा is a group of word which is neither has a finite verb nor makes any sense by itself, depend on its place in the sentence. It may be a, मतलब ये क्या कहता है कि नाउन पैरा जो होता है, जो पैरा होता है, पैरा कह लो या पैरास कह लो, ये क्या होते हैं? दिस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, दिस इज ग्रुप ऑफ वर्ड, ये ग्रुप ऑफ वर्ड है। विच इज नाइदर, जो क्या नहीं होते, विच इज नाइदर हैज अ, जिसकी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, जिनकी कोई फाइनाइट वर्ब नहीं होती, और जिनकी कोई सेंस नहीं होती, और कोई ना ही कोई जिनकी कोई सेंस होती। वो किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? विच डिपेंड अपॉन दी सेंटेंसेस। मतलब जब हम 4-5 लाइन इकट्ठी लिखते हैं तभी तो एक पैरा बनता है ना। तो पैरा कुछ नहीं है, पैरा इज जस्ट ग्रुप ऑफ वर्ड विच हैज नाइदर वर्ब और अ make any sense or nor make any sense itself. It is depend upon the sentence. It is पैरा जो होते हैं, पैरास depends upon the sentence. ये sentence पे डिपेंड करते हैं। It is depend upon the sentence. कितने तरह के होते हैं ये? पहला होता है नाउन पैरा, टाइप्स ऑफ पैरा, नाउन पैरास। दूसरा होता है एडजेक्टिवल पैरा, एडजेक्टिवल पैरा। तीसरा होता है एडवर्बियल पैरा, एडवर्बियल पैरा। आपको ये याद कर लेना तीनों। तो भाई आपको ये पढ़ना है अच्छे से। अगर मैं आपको बोलूँ कि पैरा क्या होता है तो आपको बताना है पैरा इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। आपसे अगर कोई पूछे कि क्या पैरा की अपनी कोई सेंस होती है, आप बताओगे नहीं। तो पैरा किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? पैरा डिपेंड होते हैं सेंटेंसेस के ऊपर। 3 तरह के पैरा होते हैं, नाउन पैरा, एडजेक्टिवल पैरा और एडवर्बियल पैरा। क्लियर है? तो ये आपको बस इतना याद करना है, दैट्स एनफ। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। समझ आ गई? क्लियर है प्रिया? आगे बढ़ सकते हैं हम। चलो अब आता है हमारे पास टाइप ऑफ सेंटेंसेस। टाइप ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस क्या होते हैं? द बेसिक नॉलेज ऑफ ग्रामर हेल्प अस understand different sentence structure or patterns so that we can communicate in a clear, concise and correct manner. मतलब क्या कहते हैं कि भाई जो ग्रामर जो होती है, द बेसिक ग्रामर, द ग्रामर ऑफ नॉलेज हेल्प करती है हमें किस चीज़ में? एक सेंटेंस को अच्छे से कम्युनिकेट करने में, एक अंडरस्टैंड करने में और करेक्ट मैनर में क्या करने में। मतलब इट हेल्प टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस स्ट्रक्चर और पैटर्न सो दैट वी कैन कम्युनिकेट इन अ क्लियर, कंसाइज एंड करेक्ट मैनर। अगर आपको कोई बोले कि भाई ग्रामर क्यों जरूरी है, वाई ग्रामर इज सो इम्पोर्टेंट, आप बताओगे ग्रामर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस इन अ एंड टू कम्युनिकेट इट इन क्लियर, कंसाइज एंड करेक्ट मैनर। ग्रामर जो होती है, ग्रामर क्या होती है? ग्रामर
Grammar is a basic knowledge. Grammar is a basic knowledge to to understand the sentence to understand the sentence so that we can communicate in a clear, concise और करेक्ट मैनर, कंसाइज और करेक्ट मैनर। अब सेंटेंस होते क्या हैं, ये तो पता चल गया ग्रामर क्यों जरूरी है। सेंटेंस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड। सेंटेंस क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड, जिनका क्या होता है, जिनका एक सब्जेक्ट होता है एंड प्रेडिकेट होता है, जिनका अपना क्या होता है, अपना एक क्लोज होता है, जिनका अपना एक क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज। अगर आपसे कोई पूछे सब्जेक्ट क्या होते हैं, सब्जेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which have it is subject and a predicate which is called clause. The clause that make good sense by itself and hence would stand by itself as a separate clause. इसका दो क्लोज होते हैं, एक होता है मेन क्लोज, एक होता है सुबॉर्डिनेट क्लोज। सेंटेंस का एक क्या होता है, मेन क्लोज, एक होता है सुबॉर्डिनेट क्लोज। दो तरह के होते हैं सेंटेंस। सेंटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन क्लोज, एक होता है subordinate clause. A clause that make a good sense by itself, जो अपने आप में एक क्या करता है, मीनिंग बताता है, अपने आप का एक मीनिंग बताता है। हाँ, एक सेपरेट सेंटेंस जो होता है उसको बोलते हैं मेन क्लोज। और क्लोज विच कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड मेक गुड सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस आर कॉल्ड, मतलब जो मेन क्लोज होते हैं वो अपने आप में ही क्या होते हैं, कंप्लीट सेंस करते हैं, कंप्लीट सेंस होती है उनकी अपने आप में, उनका अपने आप में ही एक मीनिंग होता है। मेन क्लोज जो होते हैं दैट मेक अ गुड मीनिंग बाय इटसेल्फ, मतलब सेंस का मतलब है यहाँ पे मीनिंग, जो अपने आप में ही एक अच्छा मीनिंग निकालते हैं उनको बोलते हैं मेन क्लोज। और जो अपने आप में एक अच्छा मीनिंग नहीं निकालते और जो जिनका मीनिंग कंप्लीट नहीं होता, जो डिपेंडेंट होते हैं, वो होते हैं सुबॉर्डिनेट क्लोज। समझ आ गई? क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, ये काट दो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बात करते हैं सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है, किस तरह से सेंटेंस कैसे बना होता है, एक सेंटेंस है उसको कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस कंस्ट्रक्शन, सेंटेंस को कैसे बनाया जाता है। सेंटेंस किन किन चीजों से मिलके बना है। सेंटेंस अ नाउन और प्रोनाउन इन द बिगिनिंग। स्टार्टिंग सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या होता है, हमेशा एक नाउन होता है, अ नाउन और अ प्रोनाउन, संज्ञा या स्वरनाम। सेंटेंस हमेशा संज्ञा या स्वरनाम से ही स्टार्ट होता है इन द बिगिनिंग। सेंटेंस के बिगिनिंग में हमेशा क्या होती है, संज्ञा या स्वरनाम होती है इन द बिगिनिंग। लिख लो हिंदी में, सेंटेंस के बिगिनिंग में हमेशा संज्ञा या स्वरनाम होता है। सेंटेंस के बिगिनिंग में हमेशा संज्ञा या स्वरनाम होता है। सेंटेंस के बीच में वर्ब होता है, वर्ब इन द मिडल। वर्ब हमेशा टाइम की बात करते हैं। लिखो, सेंटेंस के बीच में
सेंटेंस के बीच में हमेशा वर्ब होता है, वर्ब होता है, और सेंटेंस के एंड में एक और क्या होता है, नाउन होता है, अनदर नाउन एट द एंड, अनदर नाउन एट द एंड, और एंड में भी क्या होता है, नाउन होता है। अगर मैं आपसे पूछूं एक सेंटेंस के बिगिनिंग में क्या होता है, बताओगे प्रिया? सेंटेंस अगर आप बना रहे हो तो सबसे पहले क्या आएगा सेंटेंस बनाते हुए? सेंटेंस के बिगिनिंग मतलब सेंटेंस की बिगिनिंग किससे होती है, बताओगे? अभी लिखवा दो रहा हूं आपसे, ये क्या है? सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन बिगिनिंग हमेशा नाउन से होती है, नाउन या प्रोनाउन, लिख लो साथ के साथ। बीच में सेंटेंस को बनाते टाइम बीच में वर्ब यूज होता है, और लास्ट में नाउन, लास्ट में भी क्या आता है, नाउन आता है। हमेशा ये याद रखना, सबसे सिंपल फैक्ट। जैसे ये आया, द बजट अफेक्ट द स्टॉक मार्केट, बजट क्या है यहाँ पे, नाउन है, अफेक्ट क्या है, वर्ब, स्टॉक मार्केट क्या है, नाउन। बजट यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, नाउन का ऑब्जेक्ट मतलब मेन, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट होता है, एक्टिव वॉइस में यूज होते हैं जो सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीजों से सेंटेंस मिलके बना होता है, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तीन चीजों से सेंटेंस मिलके बना होता है। ये सब्जेक्ट कौन हो सकता है, ये कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई वस्तु हो सकती है, व्यक्ति हो सकता है, किसी स्थान के बारे में बात हो सकती है, किसी भी चीज के बारे में बात हो सकती है। ऑब्जेक्ट भी कोई नाउन हो सकता है, कोई वस्तु, व्यक्ति, विशेष, ये भी कोई हो सकता है। तो भाई इस तरह से बात होके यहाँ पर चलती है। तो आपको जब भी कुछ लिखना है तो सेंटेंस को इस तरह से कंस्ट्रक्शन करनी चाहिए कि पढ़ने वाले को क्या हो, इंटरेस्टिंग लगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सेंटेंस होता क्या है, तो मुझे आप बता सकते हो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड which have it is main clause which have subordinate clause। सेंटेंस के दो क्लोज होते हैं, मेन क्लोज और subordinate clause। मेन क्लोज वो होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग होता है, सेंस होती है, और subordinate clause वो होता है जिसका अपना एक कंप्लीट मीनिंग या सेंस नहीं होती, जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। और जब भी हम सेंटेंस को बनाते हैं तो सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई नाउन या प्रोनाउन होता है जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं, और उसमें एक वर्ब होती है, और लास्ट में उसमें एक नाउन होती है, या फिर जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव। समझ आ गई, क्लियर है? कोई डाउट प्रिया यहाँ पे? ठीक है, इसको जब पढ़ोगे तब आपको समझ आ जाएगा, इसको साथ के साथ पढ़ना। हाँ, अब सेंटेंस को बनाते टाइम लिखो, सेंटेंस को बनाते टाइम किन किन बातों का ध्यान रखना है,
रखना है। अगर आप कोई सेंटेंस क्वेश्चन की फॉर्म में बना रहे हैं, आप किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं या कुछ भी, अगर आपका सेंटेंस इज बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ राइटिंग इन क्वेश्चन, अगर आपका सेंटेंस किसी क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, आप किसी से कोई प्रश्न पूछ रहे हैं, तो सेंटेंस किस तरह से होगा? सेंटेंस दो तरह से होता है, लूज सेंटेंस और पीरियोडिक सेंटेंस। आपको सिर्फ OMR आएगा, OMR आएगा, आपको सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ टाइप याद कर लेने हैं। अगर आपका सेंटेंस किसके ऊपर बेस्ड है? योर सेंटेंस इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन, आपका सेंटेंस इज बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, क्वेश्चन। तो सेंटेंस कितने तरह का होता है? पहला लूज सेंटेंस, लूज सेंटेंस, लूज सेंटेंस। दूसरा पीरियोडिक सेंटेंस, आपको ये याद करना है, क्वेश्चन के बेस पे सेंटेंस, लूज सेंटेंस एंड पीरियोडिक सेंटेंस। समझ आ गई? क्वेश्चन के बेस पे सेंटेंस कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, लूज सेंटेंस, पीरियोडिक सेंटेंस। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट प्रिया? नहीं सर। ओके। दूसरा हमारे पास आता है सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ, सेंटेंस ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ। लेंथ के बेसिस पे सेंटेंस कितने तरह का होता है? लेंथ के बेसिस पे सेंटेंस जो होता है हमारा, वो होता है दो तरह का, शॉर्टर कंसेंट, शॉर्टर सेंटेंस एंड लॉन्गर सेंटेंस। आपको ये याद होना चाहिए, OMR में आ सकता है, पूछ सकते हैं आपसे टाइप। क्वेश्चन के ऊपर अगर बेस हो तो लूज सेंटेंस एंड पीरियोडिक सेंटेंस, लेंथ के ऊपर बेस हो तो शॉर्टर सेंटेंस एंड लॉन्गर सेंटेंस। बस एक बार पढ़ लेना इसको, बाकी आपको ये टाइप तो याद होना चाहिए, ये वाला ये पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर है? टाइप पूछा जा सकता है एग्जाम में। क्लियर है प्रिया? हाँ सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है पैराग्राफ कैसे बनाया जाता है, पैराग्राफ को बनाने की कला। पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन, पैराग्राफ कंस्ट्रक्शन। द कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ, पैराग्राफ जब आप इंग्लिश में कोई पैराग्राफ बना रहे हो, आप कोई लिख रहे हो 5-6 लाइनों का सेंटेंस को जोड़ के कोई पैराग्राफ बना रहे हो, तो पैराग्राफ को बनाते टाइम आपको बहुत क्या रखना है, ध्यान रखना है। इट इज if a good sentence focus on a single thought, a good paragraph should restrict itself into a single topic or idea। सेंटेंस हमेशा किस पे फोकस करता है? लिखो, सेंटेंस always focused on, always focused on good thought, thought। बट एक पैराग्राफ किस पे फोकस करता है? पैराग्राफ, पैराग्राफ हमेशा
टॉपिक पे फोकस करता है। एक टॉपिक होगा तभी तो पैराग्राफ होगा। पैराग्राफ हमेशा किस पे फोकस करता है? एक टॉपिक पे या किसी आइडिया पे फोकस करता है। द टॉपिक सेंटेंस ऑफ अ पैराग्राफ सम अप इट अ सेंट्रल आइडिया। जो अगर इसके ऊपर कोई सेंटेंस हो गया, कोई टॉपिक का सेंटेंस हो गया, मान लो कोई भी लिखो, आपने कहा कि फ्रेंड्स के ऊपर कोई सेंटेंस बताओ। फ्रेंड्स, दो चीजें होंगी, या तो सेंटेंस या पैरा। आपको किसी ने कहा कि फ्रेंड्स के ऊपर कोई सेंटेंस बताओ, इट मीन्स कुछ भी आप बोल सकते हो। एक लाइन में आप फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हो कि दोस्त क्या होते हैं, एक ही लाइन में। अगर आपको कुछ भी बोलना है, जैसे आपने बोल दिया फ्रेंड्स फ्रेंड्स आर द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ पर्सन इज लाइफ। किसी पर्सन की लाइफ का एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? फ्रेंड होते हैं। अगर आपको पैराग्राफ के लिए बोल दे कि एक पैराग्राफ बनाओ फ्रेंड्स के ऊपर, इट मीन्स कि आपसे फ्रेंड्स के ऊपर पूरा ऐसे पूछ रहा है। मित्र, माई फ्रेंड के ऊपर पूरा ऐसे पूछ रहा है आपसे, फिर आपको 10-15 सेंटेंस का एक पूरा पैरा बनाना पड़ेगा। समझ आ गई? क्लियर है? तो ये होता है पैराग्राफ। पैराग्राफ एक सेंटेंस को डेवलप करता है। पैराग्राफ डेवलप, इट इज अ डेवलपमेंट ऑफ द सेंटेंस। पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ इज अ डेवलपमेंट ऑफ अ सेंटेंस। सेंटेंस को डेवलप करके बनाया जाता है, मतलब कि काफी सारे सेंटेंस को एक पैराग्राफ में जोड़ा जाता है, तब जाके क्या बनता है? एक पैरा बनता है। समझ आ गई? क्लियर है? कोई डाउट हो तो कुछ बताओ। अगर आपको ये कहे कि फ्रेंड्स के ऊपर कोई सेंटेंस बनाओ, मतलब को आपको कोई एक लाइन बतानी है, एक लाइन बतानी है फ्रेंड्स को लेके, किसी भी चीज को लेके। मान लो आपको बोला गया कि फ्रेंड्स के ऊपर पैराग्राफ बनाओ, मतलब आपको माय फ्रेंड का पूरा ऐसे लिखना पड़ेगा। ये होता है सेंटेंस एंड पैराग्राफ के अंदर डिफरेंस। समझ आ गई? कोई डाउट यहाँ पे? कोई किसी तरह का कोई डाउट हो तो मुझे बताओ। नहीं सर। आगे बढ़े? हाँ। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है, हमारे पास आगे टॉपिक आते हैं। हमारा यहाँ पे सेंटेंस और पैराग्राफ हो चुका है। आगे टॉपिक की बात करते हैं, आगे की बात करते हैं क्या लिख रहा है। इनको साथ के साथ प्रिया पढ़ना शुरू कर दो, जो भी आपका पीछे से हो चुका है। एक टाइम टेबल बनाओ अपना अलग से रिवीजन के लिए। भाई मुझे इस टाइम पे अपना जितना मेरा पीछे का हो चुका है मुझे रिवीजन करनी है उसकी। अच्छे से उसको प्रिपेयर करो, और कोई डाउट हो तो पूछो, बाकी अपना प्रिपेयर करना भी शुरू कर दो। डेली रिवाइज करोगी, डेली पढ़ोगी, आराम से पास हो जाओगी नवंबर के अंदर। ठीक है ना? क्लियर है ना? सर एमसीक्यू बुक से सेम क्वेश्चन आते हैं? हाँ, क्या कह रहे हो? एमसीक्यू? बुक से सेम क्वेश्चन आते हैं? हाँ हाँ हाँ, नॉर्मल सही। जो एमसीक्यू में आप एमसीक्यू वाली बुक आपने पूरी पढ़ ली, उसमें से ही निकल आएगा क्वेश्चन आपको। एमसीक्यू को प्रिपेयर करो अच्छे से, थ्योरी पढ़ो और साथ के साथ हाँ सर, एमसीक्यू। मुझे डिलीवर होगा। हाँ भाई, जैसे ही आप पढ़ रहे हो उस चैप्टर की पूरा पढ़ो पहले अच्छे से, थ्योरी जो समझाया है समझो, और उसका फिर प्रैक्टिकल सोल्व करो। ठीक है ना? अब आगे चलो, हम बढ़ते हैं। हमारे पास प्रेफिक्स क्या होते हैं, सुफिक्स क्या होते हैं। व्हाट इज प्रेफिक्स, व्हाट इज सुफिक्स? पहले बात कर लेते हैं प्रेफिक्स क्या होता है।
प्रेफिक्स। आप अपने नाम के आगे कोई भी एडिशन वर्ड यूज करते हो, आप अपने नाम के आगे कोई भी एडिशन वर्ड यूज करते हो उसको प्रेफिक्स बोलते हैं। नाम के आगे जो भी यूज किया जाता है, जैसे सी एस, सी एस क्या है? प्रेफिक्स है। सी ए क्या है? प्रेफिक्स है। सी ए दिस, सी एस, फिर नाम आ गया, ये क्या है? ये प्रेफिक्स है। नाम के आगे कोई भी अगर आप कोई ऐसा एडिशनल वर्ड यूज कर रहे हो जिससे आपका क्या हो रहा है, आपको एक स्टेटस, स्पेशल स्टेटस मिल रहा है, जैसे डॉक्टर, डॉक्टर नाम के आगे आप डॉक्टर लगा रहे हो तो डॉक्टर क्या है? प्रेफिक्स है। समझ आ गई? अलग अलग तरह के डिफरेंट डिफरेंट क्या होते हैं? प्रेफिक्स होते हैं। क्लियर है? कोई डाउट? नहीं सर। हाँ, अगर आपसे कोई पूछे तो प्रेफिक्स क्या होता है, क्या बताओगे? कि भाई नाम के, एडिशन वर्ड। हाँ नाम, एडिशन वर्ड नहीं, नाम के आगे जो वर्ड यूज किए जाते हैं, जो ऐसे एडिशन वर्ड जो नाम के आगे, मतलब इट इज एडिशन बिफोर द नेम, नाम के आगे जो एडिशन यूज किए जाते हैं उसको प्रेफिक्स कहते हैं। अलग अलग, अलग अलग तरह के प्रेफिक्स होते हैं, अलग अलग टाइप के। आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ हाँ, सर। तो अलग अलग तरह के प्रेफिक्स होते हैं, अलग अलग तरह के। हमने नीचे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफिक्स पढ़े हैं। आपसे पूछ सकते हैं बताओ कितने तरह के प्रेफिक्स होते हैं। पहले होते हैं सुपोर्टिव प्रेफिक्स, दूसरे होते हैं ऑपोजिंग प्रेफिक्स, नेगेटिव प्रेफिक्स, रिस्ट्रिक्टिव प्रेफिक्स, रिजर्वेटिव प्रेफिक्स, डेरिवेटिव प्रेफिक्स, प्लेस प्रेफिक्स, साइज प्रेफिक्स, टाइम प्रेफिक्स, नंबर प्रेफिक्स, क्लास चेंजिंग प्रेफिक्स, मिसलेनियस। आपको सारे याद करने हैं। ये कितने तरह के प्रेफिक्स होते हैं? ये अलग अलग तरह के प्रेफिक्स होते हैं जो क्या लगते हैं? किसी वर्ड के रूट वर्ड, ये किसके आगे लगते हैं? रूट वर्ड, किसी मेन वर्ड के आगे, मेन वर्ड के आगे। और अगर आपसे कोई पूछे कितनी तरह के प्रेफिक्स होते हैं, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफिक्स। कौन कौन से प्रेफिक्स होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफिक्स कौन कौन से होते हैं? डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफिक्स होते हैं ये। सुपोर्टिव प्रेफिक्स, पहला आता है सुपोर्टिव प्रेफिक्स, दूसरा आता है अपोजिंग प्रेफिक्स, तीसरा आता है नेगेटिव प्रेफिक्स, रिजर्वेटिव प्रेफिक्स, डेरिवेटिव प्रेफिक्स, प्लेस प्रेफिक्स, साइज प्रेफिक्स, टाइम प्रेफिक्स, नंबर, क्लास प्रेफिक्स। क्या होते हैं एक एक करके बात कर लेते हैं। सुपोर्टिव प्रेफिक्स क्या होते हैं? भाई ऐसे प्रेफिक्स जो एक मेन वर्ड को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। लिखो, सुपोर्टिव प्रेफिक्स क्या होते हैं? ऐसे प्रेफिक्स जो मेन वर्ड को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्रो, 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 इसका सपोर्टिव प्रेफिक्स का एग्जाम्पल है प्रो। प्रो is used with the meaning favoring supporting has the prefix. Pro has a prefix has other meaning to, such as in, substitute of, before, in, time, place और order। मतलब सुपोर्टिव प्रेफिक्स की अगर आपसे कोई पूछे कौन कौन से सुपोर्टिव प्रेफिक्स होते हैं, लिख लो प्रो, सच हैज, सच हैज, टू,
इन सब्स्टिट्यूट, इन सब्स्टिट्यूट, ये सारे क्या हैं, ये सारे के सारे बिफोर द टाइम, बिफोर इन टाइम, ये सारे क्या है, ये सारे सपोर्टिंग प्रेफिक्स है। ऐसे प्रेफिक्स जो मेन वर्ड को सपोर्ट करते हैं, जैसे प्रो, सच हैज, इन सब्स्टिट्यूट, बिफोर द टाइम। जिस भी लिखो, जहां पर भी प्रो आ जाए, जहां पर भी सच हैज आ जाए, जहां पर भी इन सब्स्टिट्यूट आ जाए, जहां पर भी बिफोर इन टाइम आ जाए, तो ऐसी चीज को बोला जाता है, ऐसी चीज को बोला जाता है क्या, सपोर्टिंग वर्ड। जहां पे लिखा है प्रो, प्रो मतलब प्रो चॉइस, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल, प्रोग्रामिंग, जहां पर भी ये क्या होते हैं, ये सपोर्टिंग होते हैं। क्लियर है, पहला समझ आ गया, सपोर्टिंग प्रीफिक्स समझ आ गया भाई। जहां पे भी प्रो आ जाए, या जहां पे सच हैज आ जाए, जहां पर इन सब्स्टिट्यूट ऑफ आ जाए, जहां पर बिफोर आ जाए, बिफोर इन टाइम आ जाए, तो वहां पर क्या यूज होता है, वहां पे सपोर्टिंग प्रीफिक्स यूज होता है। क्लियर है, समझ आ गई। हाँ सर। हाँ, दूसरा होता है अपोजिंग प्रेफिक्स। अपोजिंग प्रेफिक्स क्या होता है, मतलब मेन वर्ड का ऐसा प्रेफिक्स जो मेन वर्ड के, मेन वर्ड के, मेन वर्ड कोई मीनिंग दे रहा है, मान लो मेन वर्ड कोई काम बता रहा है कि इस तरह से होगा, उस मीनिंग को ही चेंज कर दे। ऐसे प्रेफिक्स जो मेन वर्ड के मीनिंग को ही क्या कर दे, चेंज कर दे, उल्टा कर दे। ऐसे कौन से प्रेफिक्स होते हैं भाई, जिनका, जिनको अगर मेन वर्ड के आगे यूज कर लिया जाए तो उससे मेन वर्ड का मीनिंग ही चेंज हो जाता है। और वो कैसे चेंज हो जाता है, बात करते हैं। जिस भी, जहां पर भी एंटी, एंटी शब्द का यूज हो जाए, जहां पर भी एंटी, कॉन्ट्रा, जहां पर भी कौन से शब्दों का यूज हो जाए, एंटी, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा, काउंटर, इन शब्दों का यूज हो जाए, एंटी, जैसे एंटी क्या, एंटी वायरस, एंटी मुस्लिम, ये कैसे वर्ड होते हैं, मेन वर्ड के। जैसे एंटी वायरस तो हो गया, वायरस जो कोई बीमारी फैला रहा है, एंटी वायरस क्या हो गया, जो बीमारी को खत्म कर रहा है। समझ आ गई, वायरस जो बीमारी फैला रहा है, एंटी वायरस जो उसको खत्म कर रहा है। मुस्लिम मतलब जो मुस्लिम को फेवर कर रहा है, एंटी मुस्लिम जो मुस्लिम के खिलाफ है। समझ आ गई। कॉन्ट्रा क्या मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रा, कॉन्ट्रा का भी मतलब होता है किसी के अंगेंस्ट होना, कॉन्ट्रा। जैसे कॉन्ट्राडिक्शन, एक होता है एडिक्शन, उसके, उसके प्रभावित है, कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उसके खिलाफ है। तो कॉन्ट्रा वर्ड, जिन शब्दों में कॉन्ट्रा वर्ड आ जाए, जिन शब्दों में काउंटर आ जाए, जहां पे भी जैसे काउंटर, जैसे कोई काउंटर, काउंटर अटैक, काउंटर ब्लास्ट, ये सारा मीनिंग दे रखा है। जिन भी मेन वर्ड के आगे काउंटर, कॉन्ट्रा या फिर एंटी आ जाए, उसको बोलते हैं अपोजिट, अपोजिंग प्रेफिक्स। जो मेन वर्ड के, जो मेन रूट वर्ड है, रूट वर्ड क्या है, रूट वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ड, रूट वर्ड का मीनिंग यहाँ पे क्या है, मेन वर्ड, जो इसके मीनिंग को ही चेंज कर दे, उसको बोला जाता है अपोजिंग प्रेफिक्स। और कौन कौन से, जिन भी, जहां पे भी एंटी आ जाए, जहां पे भी कॉन्ट्रा आ जाए, जहां पे भी काउंटर आ जाए, उसको बोला जाता है अपोजिंग प्रेफिक्स। समझ आ गई, क्लियर है।
हाँ सर। कोई डाउट हो तो बताओ। समझा सर। ठीक है, क्लियर है। आप आगे बढ़ते हैं। अब आता है नेगेटिव प्रेफिक्स। नेगेटिव प्रेफिक्स, नेगेटिव प्रेफिक्स वो प्रेफिक्स होते हैं जो मेन वर्ड के मीनिंग को उल्टा कर दे, विपरीत कर दे। ऐसे वर्ड जो मेन वर्ड के मीनिंग को उल्टा कर दे। ऐसे कौन से वर्ड होते हैं जो मेन वर्ड के मीनिंग को उल्टा कर देते हैं? जिन भी, जहां पे भी ए, एन, डिस, इल, इम, आई आर, इर, नोन, इन शब्दों का यूज हो जाए, जहां पर भी ए, एन, डिस, इल, इम, इर, नोन, इन शब्दों का यूज हो जाए। जैसे वेज, वेज का मतलब क्या होता है? शाकाहारी। वेज के आगे अगर नॉन लग जाए इट मीन्स मांसाहारी। नॉन, समझ आ गई? सेंस का मतलब क्या होता है? समझदार, एक जिसका एक मीनिंग हो समझदार हो। नॉन सेंस का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। जैसे क्या है? रेगुलर, इसके आगे लिख लिख जाए इरेगुलर। रेगुलर, रेगुलर मतलब जो रेगुलर रहता है, इरेगुलर मतलब जो रेगुलर नहीं रहता। नेगेटिव प्रेफिक्स वो प्रेफिक्स होते हैं जो अगर मेन वर्ड के आगे लग जाए तो वो मेन वर्ड का क्या कर देते हैं? मीनिंग ही चेंज कर देते हैं। समझ आ गई? क्लियर है? जिसको अपोजिट वर्ड भी कहते हैं। क्लियर है? समझ गई मेरी बात? कोई डाउट? नहीं सर। आगे आते हैं रिजर्वेटिव प्रेफिक्स। रिजर्वेटिव, रिवर्सवेटिव, रिवर्सवेटिव मतलब उल्टे, उल्टे प्रेफिक्स। ऐसे प्रेफिक्स जो मेन वर्ड के उल्टे होते हैं। ऐसे प्रेफिक्स जो मेन वर्ड के क्या होते हैं? उल्टे होते हैं। जिन भी प्रेफिक्स में डी, डिस या अन आ जाए। डी का मतलब जैसे कोई भी डी, जैसे सेलेक्ट हो गया, सेलेक्ट, सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? चुनना। डी सेलेक्ट का मतलब क्या होता है? ना चुनना, ना चुनना। डिस एक होता है क्वालिफाई, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन मतलब कि भाई वो क्या है? एलिजिबल है। डिसक्वालिफिकेशन एक होता है, डिसक्वालिफिकेशन मतलब वो एलिजिबल नहीं है। एक होता है ऑनेस्ट, मतलब वो ईमानदार है। एक होता है डिसऑनेस्ट, मतलब वो ईमानदार नहीं है। जो मतलब ये भी एक तरह से उल्टे वर्ड ही होते हैं। रिवर्सिव, अपोजिंग एंड नेगेटिव, ये सारे एक जैसे होते हैं। समझ आ गई मेरी बात? तो आपको ध्यान रखना है भाई, रिवर्सिवेटिव में कौन से? डी, डिस और ना जाए। नेगेटिव में क्या? ए,
एन, इर, इम, ऐसे ऐसे वर्ड आ जाए। क्लियर है? समझ गए? यहां तक समझ आ गया? कोई डाउट यहां तक? प्रिया? नहीं नहीं सर। ओके, आपको ध्यान से आज ही जैसे अभी मैं कराऊंगा साथ के साथ रिवाइज कर लेना है ताकि दिमाग से निकलेगा। ठीक है ना? हाँ अब आता है डेरिवेटिव प्रेफिक्स क्या होते हैं। डेरिवेटिव प्रेफिक्स का मतलब होता है ऐसे प्रेफिक्स जो क्या करते हैं, किसी शब्द के मीनिंग को ही हटा देते हैं। किसी चीज को रिमूव करना, किसी चीज को रिमूव करना, किसी चीज को हटाना, उसको डेरिवेटिव प्रेफिक्स बोला जाता है। किसी चीज को, किसी चीज के अर्थ को क्या करना, हटाना, उसे क्या कहा जाता है, डेरिवेटिव बोला जाता है। जैसे डी, 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 डीबग, डीफोस्ट, डी, डिस, डिस का मतलब डिसम्बल, डिसमिस, डिसोल्यूशन, अन, इसका भी मीनिंग यही होता है। मतलब डेरिवेटिव प्रेफिक्स और रिवर्सवेटिव प्रेफिक्स एक जैसे ही होते हैं, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता। डेरिवेटिव प्रेफिक्स और रिवर्सवेटिव प्रेफिक्स एक जैसे ही होते हैं, लेकिन जहां पर कुछ आप हटा रहे हो, निकाल रहे हो, जैसे डीबग, बग मतलब लगाना, डीबग मतलब हटाना। फ्रोस्ट, फ्रोस्ट होता है लगाना, डिफ्रोस्ट होता है निकालना, उसको उखाड़ना, इसको बोलते हैं डेरिवेटिव प्रेफिक्स। क्लियर है? समझ आ गई? आज आप यहां तक कर लो इसको अच्छे से। अगर यहां तक आपका कोई डाउट हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करके बोलना, ठीक है ना? इसको हम, मैं बोल एक बार देख लेता हूँ कितनी क्लास हमारी इस चैप्टर में हो जाएंगी, तो उसके हिसाब से ही हम फटाफट अब अपनी क्लासें खत्म किया करेंगे। एक बार मैं देख